और बेटा क्या हाल चाल। मैं हूं लवकेश दुबे और जिस चैनल पर आप लोग मुझे देख रहे हैं वो है बोर्ड केमिस्ट्री। पीछे लिखा हुआ है लवकेश दुबे मेरा नाम, बोर्ड केमिस्ट्री चैनल का नाम। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिस्टल संरचनाएं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आप लोगों को कुछ आयनिक ठोस पदार्थों के क्रिस्टलों की संरचना के बारे में बताएंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें कोई आयनिक ठोस पदार्थ, तो आप लोग ले सकते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या है? आयनिक यौगिक है। Na प्लस धनायन और Cl माइनस ऋणायन से मिलकर बना है, इसका मतलब आयनिक यौगिक है। और कैसा है? ठोस भी होता है। और अगर आयनिक ठोस है तो इसकी संरचना कैसी होगी? क्रिस्टलीय संरचना होगी, यानी कि क्रिस्टलीय व्यवस्था होगी इनके घटक कणों की। तो उसी क्रिस्टल की संरचना के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। और क्रिस्टल संरचना से मेरा मतलब ये है कि हम आपको ये बताएंगे कि जो आयनिक ठोस का क्रिस्टल है उसमें घटक कणों की व्यवस्था कैसी है। घटक कणों से मतलब अब चूंकि ये आयनिक ठोस है तो इसके घटक कण क्या होंगे? आयन, जो कि कौन से है? Na प्लस और Cl माइनस। यही तो दो प्रकार के इसके घटक कण हैं, धनायन और ऋणायन। हमने बताया था कि किसी भी पदार्थ के घटक कण आयन भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। इसके घटक कण आयन है। तो इनकी व्यवस्था के बारे में बताएंगे कि क्रिस्टल के अंदर ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। माने Na प्लस आयन जो है वो कहाँ कहाँ रहता है, Cl माइनस आयन जो है Cl नेगेटिव वो कहाँ कहाँ रहता है। कहाँ कहाँ का मतलब कोने कोने पे, फलक के केंद्र पे, काय के केंद्र में। इस तरीके से यही सब बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बता दें कि आयनिक ठोसों की जो क्रिस्टल संरचनाएं हैं उनके बारे में जो हम आपको बताएंगे ये टोटल एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्सपेरिमेंटल डेटा का मतलब ये प्रायोगिक आंकड़े हैं, मतलब कि साइंटिस्ट लोगों ने अपने वही सूक्ष्मदर्शी वगैरह की सहायता से प्रयोग कर करके ये सब देखा और उसको हमें बता दिया। माने इसमें समझने जैसी कोई खास बात नहीं है। इसमें जो भी हम बताएंगे वो आप लोगों को याद रखना होगा। हालांकि याद रखने में भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट हैं। हर क्रिस्टल की संरचना में 4-4, 5-5, 6-6 छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं, बस उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। और उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे 5-6 पॉइंट बन रहे हैं एक क्रिस्टल की संरचना में, तो हम आपको 2 या 3 पॉइंट ऐसे बताएंगे जिन्हें आपको याद रखना है, और उन्हीं के सहारे से आपको बाद बाकी के 2-3-4 पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, सरल सी चीज है। धीमे धीमे जब पढ़ लोगे तो आपको लगेगा ठीक है कुछ नहीं है। तो ठीक है भाई, शुरू करें हम। तो सबसे पहले भाई शुरू करते हैं हम इसी से, NaCl की क्रिस्टल संरचना से। ठीक है, तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इसके क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है वो हम आपको बताएंगे। तो पॉइंट वाइज चलेंगे, एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाएंगे, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट भाई इसमें ये है, अब चूंकि ये एक आयनिक ठोस है यानी कि धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना है, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि Na प्लस यानी कि जो धनायन है और Cl माइनस जो ऋणायन है, इनमें साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। साइज का मतलब आकार। Cl माइनस जो होता है यानी कि ऋणायन जो होता है वो काफी बड़ा होता है साइज में, और Na प्लस जो धनायन होता है वो काफी छोटा होता है साइज में। अब ऐसा क्यों होता है ये चीज आपने मेरे ख्याल से 11th में पढ़ रखी होगी, और अगर नहीं पता है तो हम आप लोगों को जब 11th का पढ़ाएंगे तब आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि क्यों साइज बड़ा होता है और क्यों छोटा होता है, किसी भी आयन का साइज क्यों बड़ा होता है क्यों छोटा होता है। यहाँ फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि Cl माइनस जो आयन होगा उसका साइज काफी बड़ा होता है Na प्लस यानी कि धनायन की तुलना में। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो जानने वाला वो ये है कि इसमें क्या होता है कि जो Cl माइनस आयन होते हैं, Cl माइनस आयन ये FCC पैकिंग बनाते हैं, और तथा Na प्लस आयन
Na+ आयन जो होते हैं वो अष्टफलकी रिक्तियों में उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि Na+ साइज जो होता है, Na+ आयन का साइज वो कितना छोटा होता है। वो बीच बीच में कणों के बीच बीच में जो रिक्तियां बच जाती हैं उनके अंदर आ जाता है। ये Cl- आयन FCC पैकिंग बनाती है। FCC का मतलब आप समझ ही गई होगी कि कहाँ कहाँ होगा, कोने कोने पे होगा और प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक होगा। ठीक है, तो FCC पैकिंग में Cl- आयन और Na+ आयन जो होता है वो अष्टफलकी रिक्तियों में उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, पहला पॉइंट ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या होगा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि NaCl संरचना में, NaCl की क्रिस्टल संरचना में FCC पैकिंग कौन बनाता है, तो आप बताओगे Cl- आयन। या आपसे पूछेगा कि Cl- आयन कैसी पैकिंग बनाते हैं, तो FCC पैकिंग बनाते हैं। Na+ आयन कहाँ उपस्थित रहता है, तो अष्टफलकी रिक्तियों में। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, जिनके जवाब आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट जो है जानने के लिए वो ये है कि पूछ सकता है कि प्रति एकक कोशिका Cl- आयनों की संख्या, यानी कि प्रति एकक कोशिका Cl- आयनों की संख्या। प्रति एकक कोशिका का मतलब समझ रहे होंगे, यानी कि Z। तो FCC पैकिंग में जो होगा यानी कि कोने कोने पे मौजूद है। ठीक, और कहाँ कहाँ है, फलक के केंद्र पर मौजूद है। तो उस हिसाब से जब Z आप निकालोगे तो कोने वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, यानी कि कोने वाले की जो हिस्सेदारी होती है, अंदर वाला पोर्शन, वो 1/8 होता है। तो उस हिसाब से 8 का निकालोगे तो 1 हो गया। और फलक वाले का कितना होता है, आधा। तो फलक होते हैं टोटल 6, तो उस हिसाब से आधा आधा सबका लोगे तो हो गया 3। तो यहाँ पे Cl- आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वही Z की वैल्यू 4। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा नहीं, मतलब अगला पॉइंट पूछ सकता है कि प्रति एकक कोशिका Na+ आयनों की संख्या। तो प्रति एकक कोशिका Na+ आयनों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, ये चीज, ये दोनों बातें आप अगर याद रख लोगे कि Cl- FCC में है, Na+ अष्टफलकी रिक्तियों में है। ठीक, इतना आपने याद रख लिया। अब जो सेकंड पॉइंट होगा, प्रति एकक कोशिका Cl- आयनों की संख्या, ये शायद आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जान जाओगे कि FCC पैकिंग में जब Cl- है तो वहां से FCC की Z की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो आराम से यहाँ से बता सकते हो 4। अच्छा, Na+ आयनों की संख्या ये कैसे जानोगे, तो देखो बता दें आप लोगों को कि रिक्तियां हमने आपको बताई थी जो हमें काम पड़ेंगी कौन कौन सी, अष्टफलकी और चतुष्फलकी। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसे मान लो कि शॉर्ट ट्रिक एक तरीके की दिए दे रहे हैं कि जो जेड की वैल्यू होती है, कोई भी एकक कोशिका हो, यानी कि कैसी भी पैकिंग की हो, चाहे FCC की हो, चाहे BCC की हो, चाहे SC की हो, इन तीनों के लिए जेड की वैल्यू तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू के आधार पे आप उसकी रिक्तियों की भी संख्या निकाल सकते हो कि अष्टफल की रिक्तियां कितनी होंगी और चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होंगी। ठीक है भाई, तो देखो ऐसे जान सकते हो, शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ साइड में हम लिखे दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लेना। अष्टफल की रिक्तियां जो होती हैं वो हमेशा जेड के बराबर होती हैं। और चतुष्फल की रिक्तियां जो होती हैं वो 2Z के बराबर होती हैं। माने पैकिंग जो है
उसका आपको अगर जेड पता है, पैकिंग का जेड तो पता ही होगा, याद हो गया होगा इतने दिनों में कि एससी पैकिंग में जेड की वैल्यू होती है 1, एफसीसी में होती है 4 और बीसीसी में कितनी होती है भाई 2। ठीक है, तो जेड की वैल्यू तो सबके लिए पता है। तो उस पैकिंग में अगर आपसे कोई अष्टफलकी या चतुष्फलकी रिक्तियां पूछे तो इससे यहाँ से बता सकते हो कि अष्टफलकी पूछेगा तो जेड की वैल्यू उस एकक कोष्टिका के लिए या उस पैकिंग के लिए जितनी है उसी हिसाब से आप अष्टफलकी रिक्तियां जेड के बराबर और चतुष्फलकी रिक्तियां 2z के बराबर। जैसे हम आपसे पूछें कि एफसीसी में अष्टफलकी रिक्तियां कितनी होंगी, तो एफसीसी पैकिंग के लिए जेड की वैल्यू होती है 4। ठीक है, तो अष्टफलकी रिक्तियां भी होंगी जेड के बराबर यानी कि 4 और चतुष्फलकी रिक्तियां होंगी 2z के बराबर यानी कि 8। ठीक है भाई, तो यहां से Na+ आयनों की संख्या, तो Na+ आयन देखो, अब यहां से आपको पता है कि Na+ आयन अष्टफलकी रिक्तियों में होते हैं। तो अष्टफलकी रिक्तियों में जब होंगे तो अष्टफलकी रिक्तियां एफसीसी पैकिंग में कितनी होंगी, अष्टफलकी रिक्तियां एफसीसी पैकिंग में जेड के ही बराबर होंगी, यानी कि जेड के बराबर होंगी तो अष्टफलकी रिक्तियां कितनी हो गई 4। तो उन्हीं में Na+ है तो Na+ भी कितने हो गई 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एफसीसी पैकिंग के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 4, इसका मतलब अष्टफलकी रिक्तियां भी कितनी होंगी 4 और Na+ आयन जो है वो अष्टफलकी रिक्तियों में ही उपस्थित होते हैं। तो अब अष्टफलकी रिक्तियों में जब Na+ आयन है तो अष्टफलकी रिक्तियां 4 हैं तो Na+ आयन भी 4 होंगे। तो कुल मिला के ये दोनों बातें याद अगर आप रख लोगे तो उनके सहारे से ये दोनों बातें आपको अपने आप पता पड़ जाएंगी, यानी कि इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 पूछ सकता है प्रति एकक कोष्टिका NaCl सूत्रों की संख्या, यानी कि एक एकक कोष्टिका में NaCl के सूत्र कितने बन जाएंगे। अब कितने NaCl के सूत्र बन जाएंगे, जितने Na होंगे जितने Cl होंगे उनको सबको जोड़ जोड़ के देख लेंगे उतने ही NaCl सूत्र बन जाएंगे। तो देखो एक एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका Cl नेगेटिव कितने हैं 4 और एक एकक कोष्टिका में Na+ कितने हैं 4, यानी कि एक एकक कोष्टिका के अंदर 4 Na+ हैं और 4 Cl- हैं। तो यहाँ से सूत्र बना लो कितने बन जाएंगे 4 ही NaCl बनेंगे भाई। 4 NaCl में 4 Na+ होंगे और 4 Cl- होंगे, तो सूत्रों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 4। ये भी पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये दोनों पॉइंट याद हैं तो। उसके बाद अगला पॉइंट और जो कि लास्ट भी है, Na+ व Cl- आयनों की उपसहसंयोजी संख्या, जो कि फिर से आपको याद रखना पड़ेगा 6 होगी। ठीक है, वैसे तो अगर हम आपको क्रिस्टल संरचना बना के यहाँ पे दिखाएं, यानी कि आपके सामने क्रिस्टल को लाएं, तब तो आपको ये बातें सब याद नहीं रखनी पड़ेंगी, वो सामने दिखेगा आप लोगों को। लेकिन चूंकि क्रिस्टल बनाना एक 3D काम है, 3D का काम है और ये बोर्ड है 2D, तो यहाँ पे हम आपको 3D का क्रिस्टल बनाकर समझा नहीं सकते। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वो जो इलेक्ट्रिक बोर्ड आता है टच करने वाला, उस पर जरूर समझाया जा सकता है। तो इतना भाई संसाधन नहीं है मेरे पास जो हम वो वाला बोर्ड लाएं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो किसी दिन वो वाला भी बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, वैसे फिर भी आप लोगों को केवल इतना ही जानने की जरूरत है, बोर्ड के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं, IIT JEE नीट की बात नहीं कर रहे हैं, बोर्ड के अंदर इससे आउट क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं जाएगा। ठीक है, एक चीज बस और जान लो यहाँ पे कि Na+ और Cl- आयनों की जो उपसहसंयोजी संख्या लिखी है हमने 6, यहाँ ये समझो कि Na+ और Cl- आयन की उपसहसंयोजी संख्या का मतलब क्या है। ये चीज ध्यान से सुन लो कान खोल के, अगर ना याद रख सको तो कहीं नोट कर लेना, हम नोट नहीं करवाएंगे, अपनी कर लेना। बात ये है
कि Na+ आयन की उपसहसंयोजी संख्या और Cl- आयन की उपसहसंयोजी संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि Na+ कितने आसपास से कितने Cl- आयनों से घिरा हुआ है, इसको कहते हैं Na+ की उपसहसंयोजी संख्या। मतलब कोई भी आयन की उपसहसंयोजी संख्या की अगर बात होती है तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये वाला आयन अपने से विपरीत आवेशित कितने आयनों से घिरा हुआ है। सेम टाइप के आयनों से नहीं, विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा हुआ है। कितने विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है Na+ की उपसहसंयोजी संख्या। तो समझ जाओ कि Na+ कितने Cl- आयनों से घिरा हुआ है, या हम कहें Cl- आयन की उपसहसंयोजी संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि Cl- आयन अपने आसपास से कितने Na+ आयनों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ होता है उसको कहते हैं हम उपसहसंयोजी संख्या। यानी कि इसका मतलब ये है यहाँ पर कि Na+ और Cl- आयनों की उपसहसंयोजी संख्या 6 हमने लिखी। तो इसका सेंस ये बनता है कि Na+ जो होगा वो अपने आसपास 6 Cl- आयनों से घिरा हुआ होगा, और Cl- आयन जो होगा वो भी अपने आसपास के 6 Na+ आयनों से घिरा होगा। ठीक है भाई। अब चूंकि क्रिस्टल अगर हम 3D का दिखा सकते तो आपको सब दिखाई देते कि कैसे होगा। उसके लिए आपको रिक्तियों की लोकेशन भी बता देते कि रिक्तियां होती कहाँ कहाँ हैं, अष्टफल की रिक्तियां कहाँ मौजूद होती हैं, चतुष्फल की रिक्तियां कहाँ मौजूद होती हैं। ठीक है, लेकिन खैर वो सब बातें छोड़ो, उनका कोई मतलब नहीं है। वैसे तो आप एज्यूम करके, मतलब कि इमेजिन करके, सोच सोच के, कल्पना कर करके पता लगा भी सकते हो, लेकिन इतनी दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर उसके बाद अगला क्रिस्टल लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट और रह गया, इसको अगर नोट कर लो तो हम यहाँ पे इसको बिगाड़ के एक और एग्जाम्पल आपको बता दें। इसके मतलब एग्जाम्पल का मतलब कि NaCl क्रिस्टल संरचना जो होती है इसी के जैसी सेम टू सेम क्रिस्टल संरचना और किसमें किसमें होती है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसको बिगाड़ के यहीं पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। कर लिया भाई, हटाते हैं इसको। एग्जाम्पल में आपका NaI आ जाता है, KCl आ जाता है, NH4Cl, NH4Br माने अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, उसके अलावा आपका MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके अलावा आपका CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, ये सारे के सारे इनकी जो संरचनाएं होती हैं, क्रिस्टलों की जो संरचनाएं होती हैं, वो कैसे इस NaCl वाली क्रिस्टल संरचना से मैच करती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये हो गई, ये सब आप नोट करो, फिर उसको हटाएं, फिर अगला क्रिस्टल पकड़ें। और भी है NaCl के अलावा। ठीक है, तो अगली भाई स्ट्रक्चर जो है मेरे पास वो ZnS की क्रिस्टल संरचना है। ZnS क्रिस्टल संरचना, इसको जिंक ब्लेंडी संरचना भी बोलते हैं, जिंक ब्लेंडी। ठीक है, ZnS का नाम होता है जिंक ब्लेंड या जिंक ब्लेंडी, कहीं ब्लेंड लिखा होता है। और NaCl का भी एक नाम है, उसको रॉक साल्ट संरचना भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं रॉक साल्ट लिखा हो तो समझ जाना NaCl की बात कर रहा है। तो इसको देखते हैं भाई ZnS को। तो इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें भी वही कहानी होती है कि H2 नेगेटिव। अच्छा, ये कौन कौन से आयनों से मिलकर बना है? एक तो Zn2+ और H2 नेगेटिव। हमने आप लोगों को जो आयन दिखाए थे, आयन वाला वीडियो अगर आप लोगों ने याद कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, तो पता होगा कि H2 नेगेटिव और Zn2+। ठीक है, यही दो होते हैं। तो H2 नेगेटिव जो आयन है, इसका नाम क्या होता है? याद है भाई? सल्फाइड। सल्फाइड डा से डलिया वाला। ठीक है, तो सल्फाइड आयन होता है ये। H2 नेगेटिव आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं? FCC पैकिंग बनाते हैं। FCC पैकिंग बनाते हैं। और Zn2+ आयन जो होते हैं, Zn2+ आयन, ये भी किसमें मौजूद होते हैं? रिक्तियों में। यानी कि यहां से एक बात तो दिमाग में आ ही रही होगी
कि रिक्तियों में अगर मौजूद रहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनका भी साइज बड़ा छोटा होता होगा, यानी कि H2 नेगेटिव आयन की तुलना में, यानी कि इस ऋणायन की तुलना में ये धनायन कैसा होता है, काफी छोटा होता है, तभी तो रिक्तियों में रहता है। तो Zn2 प्लस आयन कौन सी रिक्तियों में रहते हैं भाई? चतुष्फलकी रिक्तियों में। वहां पे जो Na+ था वो कहाँ रहता था? अष्टफलकी रिक्तियों में। लेकिन ये Zn2 प्लस चतुष्फलकी रिक्तियों में, चतुष्फलकी रिक्तियों में। और क्या, चतुष्फलकी रिक्तियों में तो रहता है, लेकिन साथ में एक चीज और है कंडीशन की, एकांतर क्रम में रहता है। यानी कि जितनी भी चतुष्फलकी रिक्तियां होंगी उनमें से एक में होगा, एक में नहीं होगा, एक में होगा, एक में नहीं होगा। यानी कि जैसे कि चतुष्फलकी रिक्तियां जितनी होंगी उनके आधे में होगा और आधे में नहीं होगा। ठीक है, एकांतर क्रम का मतलब एक में है और एक में नहीं है, अल्टरनेट। ठीक है भाई, तो चतुष्फलकी रिक्तियों में एकांतर क्रम में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज जाननी भाई जरूरी है, एकांतर क्रम में। ठीक है, चतुष्फलकी रिक्तियों में रहते हैं और कैसे रहते हैं, उनमें भी एकांतर क्रम में। अच्छा, तो ये तो पहली लाइन आपने याद कर ली, मान लो दिमाग में डाल ली यहाँ। ठीक है, H2 नेगेटिव जो होता है वो FCC पैकिंग बनाता है और Zn2 प्लस जो होता है वो चतुष्फलकी रिक्तियों में अल्टरनेटिवली रहता है, मतलब कि एकांतर रहता है, एक में है एक में नहीं है, एक में है एक में नहीं है। ठीक है, अब इसी के सारे 2-3 पॉइंट आप अपने आप से बना लोगे। जैसे कि सेकंड पॉइंट आपसे पूछे कि प्रति एकक कोष्ठिका H2 नेगेटिव आयनों की संख्या, तो बता सकते हो। पैकिंग कौन सी है? FCC। तो FCC के लिए प्रति एकक कोष्ठिका H2 नेगेटिव आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि Z के बराबर। तो Z कितना होता है FCC के लिए? 4। तो बस प्रति एकक कोष्ठिका H2 नेगेटिव आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? Z के बराबर हो जाएगी, और हो जाएगी ये कितनी? 4। ठीक है भाई, अगला पॉइंट प्रति एकक कोष्ठिका Zn2 प्लस आयनों की संख्या। ध्यान दो भाई, Zn2 प्लस आयनों की संख्या कैसे निकालोगे? हमने आपको बताया था कि किसी भी पैकिंग में जो रिक्तियों की संख्या होगी अष्टफलकी की और चतुष्फलकी की, उसकी जो आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पे कि अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या होगी किसके बराबर? Z के बराबर, और चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या होगी 2Z के बराबर। तो Zn2 प्लस किस में है भाई? चतुष्फलकी रिक्तियों में। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट मान लो आपको याद है। तो चतुष्फलकी रिक्तियां टोटल कितनी होंगी भाई, बताओ? 2Z के बराबर। तो इसके लिए Z की वैल्यू कितनी है? FCC के लिए Z की वैल्यू है 4। ठीक है, तो चतुष्फलकी रिक्तियां कितनी हो जाएंगी? 2Z, यानी कि चतुष्फलकी रिक्तियां हो जाएंगी 8। ठीक, लेकिन यहाँ पे सभी चतुष्फलकी रिक्तियों में नहीं है। कैसे है? एकांतर क्रम में, यानी कि एक में है एक में नहीं है। तो चतुष्फलकी रिक्तियां बन कितनी रही हैं? 8, 2Z के बराबर, यानी कि 4 दूनी 8। लेकिन उसमें एकांतर क्रम में है, आधे में है आधे में नहीं है, यानी कि तो कितने में है? केवल 4 में है और 4 में नहीं है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ऐसे कर दें 2Z/2, ऐसे याद बना रहेगा। तो 2Z/2 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू Z की वैल्यू है 4/2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 4। ठीक है, Zn2 प्लस आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, अगर ये वाला पॉइंट पहला वाला आपको याद है। और जो शॉर्ट ट्रिक है, अष्टफलकी रिक्तियां Z के बराबर और चतुष्फलकी रिक्तियां 2Z के बराबर, तो मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट, चौथा नंबर, प्रति एकक कोष्ठिका सूत्रों की संख्या। वही बात,
कौन से सूत्र? ZnS सूत्र। उसमें तो NaCl सूत्रों की संख्या है, इसमें ZnS सूत्रों की संख्या है। तो प्रति एकक कोष्ठिका H2 नेगेटिव है 4, यानी कि एक एकक कोष्ठिका के हिस्से में 4 पड़ रहे हैं H2 नेगेटिव आयन, ठीक है। और एक एकक कोष्ठिका के हिस्से में 4 ही आ रहे हैं Zn2 प्लस आयन, 4 आ रहे हैं। तो सूत्र भी कितने बनेंगे? 4 भाई, 4 Zn2 प्लस और 4 H2 नेगेटिव। तो उनको मिला के कितने सूत्र बनाए जा सकते हैं? 4। तो यहाँ भी हो गया 4, ठीक। अगला पॉइंट, Zn2 प्लस व H2 नेगेटिव। Zn2 प्लस व H2 नेगेटिव आयनों की उपसह संयोजी संख्या। तो इनकी उपसह संयोजी संख्या होती है भाई कितनी? 4 ही होती है। ये अगेन आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्रिस्टल बना के दिखाएं तो ही समझ सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा यहाँ पर संभव नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? Zn2 प्लस की उपसह संयोजी संख्या का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे यही तो इसका मतलब लाइन का यही तो हुआ कि Zn2 प्लस आयन की उपसह संयोजी संख्या भी 4 और H2 नेगेटिव आयन की उपसह संयोजी संख्या भी 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि Zn2 प्लस आयन जो है वो अपने आसपास से विपरीत आवेशित आयन, यानी कि H2 नेगेटिव, यही तो है विपरीत वाला, H2 नेगेटिव आयनों से घिरा है। कितने आयनों से घिरा है? 4 से। उसी तरह जो H2 नेगेटिव वाला आयन है वो अपने आसपास से 4 Zn प्लस आयनों से घिरा है, ठीक है। यानी कि उपसह संयोजी संख्या का यहाँ पे मतलब समझ में आ रहा है कि अपने आसपास विपरीत आवेशित कितने आयनों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है आपका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में फिर से यहाँ लिख देता हूँ। तो इसके जो एग्जाम्पल है, एक तो कॉपर के हैलाइड, कॉपर के हैलाइड माने कॉपर क्लोराइड, कॉपर का ब्रोमाइड, कॉपर के और कॉपर में भी बल्कि क्यूप्रस के, ठीक है। तो Cu1 प्लस वाले, Cu2 प्लस वाले नहीं, क्यूप्रस वाले, Cu2 प्लस होगा क्यूप्रिक, ठीक है। CuCl, CuBr, उसके अलावा आपका आ जाएगा एक AgI, सिल्वर आयोडाइड इसका है। हाँ, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि AgCl और AgBr, अगर ये पूछे जाए ये किसके जैसे हैं, तो ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा मामला अपवाद वाला यहाँ पे आ रहा है कि AgCl और AgBr यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों आपके NaCl के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उधर ही आप लिख भी लेना AgCl और AgBr यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। लेकिन सिल्वर आयोडाइड जो है AgI वो ZnH टाइप में आता है, ना कि NaCl में, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। सिल्वर का हैलाइड पूछ देते हैं और सिल्वर के हैलाइड में क्या होता है कि क्लोराइड और ब्रोमाइड AgCl और AgBr वो NaCl के हैं और AgI ZnH का है, ठीक है। तो यही है इसके कुछ एग्जाम्पल। इसके अलावा आप CuI भी ले सकते हो, यहाँ कॉपर आयोडाइड, ठीक है। कॉपर आयोडाइड नहीं बोलेंगे, क्यूप्रस आयोडाइड, ठीक है। तो ये हुए आपके एग्जाम्पल। तो इनको नोट करें, फिर उसके बाद हम इसको हटाते हैं, फिर अगली लेते हैं। नोट करो। तो अगला है भाई CsCl क्रिस्टल संरचना। CsCl को कहते हैं भाई हम सीजियम क्लोराइड, ठीक है, सीजियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सीजियम CS1 प्लस होता है, 1 प्लस CS1 प्लस होता है, इसका नाम सीजियम आयन है, और Cl होता है 1 माइनस, ठीक है। ये वाला धनायन और ये वाला ऋणायन। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बताएं, इसमें एक खास बात ये होती है कि यहाँ पे धनायन और ऋणायन ये दोनों, इन दोनों का जो साइज होता है वो लगभग बराबर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे कि NaCl और ZnS में चल रहा था कि ऋणायन का साइज उसमें बड़ा था और धनायन का आयन बहुत छोटा था, क्योंकि आपने देखा था कि जो धनायन है वो कहाँ है, रिक्तियों में घुसे हुए हैं, और जो ऋणायन है वो पैकिंग बना रहे हैं, यानी कि वो बड़े हैं, मेन रोल में वही हैं।
तो पैकिंग बना रहे हैं, और जो धनायन है वो बेचारा इतना छोटा है कि रिक्तियों में घुसा हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों के साइज लगभग इक्वल है, यानी कि बराबर है, तो यहाँ पे भाई रिक्तियों में कोई नहीं घुसेगा। यहाँ पे पैकिंग दोनों ही मिलके बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, पैकिंग इसके अंदर कौन सी होती है, इसके अंदर बीसीसी पैकिंग होती है। पिछले वाले जो दो आपने पढ़े हैं ZNS और NaCl, उसमें कौन सी थी, FCC, और पैकिंग बनाता कौन था, ऋणायन। धनायन तो रिक्तियों में था, लेकिन यहाँ पे पैकिंग होगी BCC, और बनाएगा कौन, दोनों ही मिलके बनाएंगे, ठीक है। अब चूंकि दोनों बराबर के हैं, कोई छोटा बड़ा तो है नहीं, तो दोनों ही मिलके बनाएंगे। तो देखो क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो जो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो पैकिंग होती है वो पैकिंग होती है आपकी कौन सी, BCC, ठीक है, BCC पैकिंग होती है। अगला पॉइंट, इसकी थोड़ी कहानी उन दोनों से थोड़ी अलग चलती है। Cl- जो होते हैं, Cl- आयन, ये 8 कोनों पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। Cl- आयन जो होते हैं वो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, ठीक। और अब जो CS+ आयन होगा, CS+ आयन वो कहाँ उपस्थित होगा, बॉडी के सेंटर में। BCC की तो पैकिंग आपको लोग मालूम है ना, क्या होता था कि 8 कोनों पे एक एक कर, और एक जस्ट बीच में काय केंद्र में, समझ रहे हो, बीचों बीच धसा हुआ अंदर, ठीक है। तो वहां पे जो अंदर वाला जो बीच का कण होता है वो कौन सा होता है, CS+, ठीक है, Cgm1+। तो यहां पर CS1+ जो आयन होगा, यानी कि सीजियम आयन होगा, वो कहां उपस्थित होगा, काय केंद्र में। काय केंद्र में उपस्थित होगा, ठीक है। Cl-8 कोनों पर उपस्थित है, और ये काय केंद्र में बीच में पड़ा हुआ है। अगला पॉइंट, वही प्रति एकक कोष्ठका वाली कहानी। प्रति एकक कोष्ठका Cl- आयनों की संख्या, तो सोचो भाई Cl- कहाँ कहाँ है। अब सीधा सीधा देखो, Z की वैल्यू इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि अगर Z की वैल्यू बताओगे तो Z की वैल्यू पूरी जो आएगी वो तो कोने कोने वाले भी जब लोगे और बीच वाला भी लोगे, उनको मिला के Z की वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कोने कोने पे है वो Cl- है, और जो बीच में घुसा हुआ है केंद्र में वो दूसरा है, वो CS+ है, तो उसको तो नहीं शामिल कर सकते Z में हम। तो ऐसे ही समझो कि Cl- आयन कहाँ है, 8 कोने पे है, ठीक है। तो कोने वाले का योगदान कितना होता है, 1/8। तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, ऐसे करके सबका जब 8 का 1/8 लोगे तो कितना बन जाएगा, 1, यानी कि 8 गुणा 1/8। तो यानी कि एक एकक कोष्ठका के हिस्से में जो Cl- आयन पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 1 ही तो पड़ेगा भाई। 8 है वैसे तो कोने कोने पे 8 है, लेकिन पूरा का पूरा Cl- आयन अंदर ही थोड़ी ना आ रहा है, उसका काफी सारा पोर्शन बाहर भी है। तो अंदर अंदर वाला टोटल अगर मटेरियल हम निकाल लें तोड़ के और उससे बना है तो कितना बनेगा, एक ही तो आयन बन पाएगा Cl- वाला, ठीक है भाई। तो प्रति एकक कोष्ठका Cl- आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट, प्रति एकक कोष्ठका CS+ की संख्या पूछे, प्रति एकक कोष्ठका ये सात षटकोण वाला है, ठीक है। हमसे जल्दी में बन जाता है, वो कभी कभी लगने लगता सपेरा वाला है, षटकोण वाला होता है आधा। प्रति एकक कोष्ठका CS+ आयनों की संख्या, तो प्रति एकक कोष्ठका CS+ आयनों की संख्या कितनी होगी, CS+ रहता कहाँ है, काय के केंद्र में, यानी कि जस्ट बीचों बीच। तो हमने बताया था जो काय केंद्र में कण होता है
भाई वो तो बीचों बीच होता है, पूरा का पूरा वो तो अंदर ही होता है, उसका कोई हिस्सा बाहर तो निकला नहीं होता, तो वो तो पूरा पूरा एकक कोष्ठका के ही हिस्से में आता है, बताया था हमने। तो सी एस प्लस कहाँ पे है, काय केंद्र में, यानी कि ये एकक कोष्ठका के अंदर पूरा है, इसका कहीं बाहर कोई पोर्शन नहीं निकला हुआ है। तो ये कितना हो गया, एक एकक कोष्ठका के अंदर एक पड़ा है बीचों बीच में, ठीक है। तो प्रति एकक कोष्ठका सी एस प्लस आयनों की संख्या भी हो गई कितनी, एक। अच्छा, अब अगर सूत्र बनाए तो देखो एक एकक कोष्ठका के हिस्से में Cl नेगेटिव आयन कितना आ रहा है, एक एकक कोष्ठका के हिस्से में Cs प्लस आयन कितना आ रहा है, एक। तो सूत्र भी कितना बनेगा, एक। भाई एक Cl माइनस है और एक ही Cs प्लस है, तो सूत्र भी एक ही तो बन पाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा अपना प्रति एकक कोष्ठका CsCl सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। अगला पॉइंट उपसहसंयोजी संख्या, तो Cs प्लस व Cl नेगेटिव आयनों की उपसहसंयोजी संख्याएं जो होगी वो होंगी भाई 8, ठीक है भाई। यानी कि Cs प्लस आयन जो होगा वो अपने आसपास से 8 Cl माइनस से घिरा होगा, और Cl माइनस जो होगा वो अपने आसपास से 8 Cs प्लस से घिरा होगा। यहाँ तो आप लोग सोच भी सकते हो यार कि अच्छा Cs प्लस की तो सोच ही सकते हो भाई, Cs प्लस बीच में बैठा है, बीच में, और चार कोने पे इधर Cl माइनस है और चार कोने पे नीचे Cl माइनस है, तो 8 से घिर गया कि नहीं घिर गया, इसमें तो कोई सोचने वाली भी बात नहीं है। आराम से दिमाग में थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे पता चल जाएगा। तो एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएंगे आपके सीजियम क्लोराइड, तो एक हो ही गया, इसके अलावा इसके और बाद बाकी के दो हैलाइड यानी कि सीजियम आयोडाइड और सीजियम ब्रोमाइड वो भी आ जाते हैं, CsBr CSI, और उसके अलावा आपके टेल्यूरियम के भी हैलाइड आ जाते हैं, TlCl TlBr और TlI, यानी कि टेल्यूरियम क्लोराइड, टेल्यूरियम ब्रोमाइड और टेल्यूरियम आयोडाइड, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। और आज के वीडियो में यही 3 हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बस, उसके अलावा अब इसके अलावा 2 और बचे हैं, तो 2 हम अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि अब ये वीडियो लंबा हो रहा है। जाते जाते वही आप लोगों से रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर पसंद आया है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके केवल एक उंगली टच करने से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।